हाय एवरीवन, मेरा नाम है सूर्यकांत प्रसाद और आज हम देखने वाले हैं एआरटी एंड सरोगेसी एक्ट 2022 का। ये इंडिया में एआरटी के लिए यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी के लिए एक नया एक्ट बनाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इसमें बहुत सारे चेंजेस किए हैं जो पहले लोग फॉलो नहीं करते थे। इससे बहुत टाइप के लोगों को फर्क पड़ने वाला है इससे। पहले तो हैं डॉक्टर्स जिनको लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं। दूसरे हैं एम्ब्रियोलॉजिस्ट जिनको भी जो काम करने का तरीका है वो चेंज करना पड़ा। तीसरे हैं पेशेंट्स। पेशेंट्स में क्यों? क्योंकि उनके लिए ये एक्ट उनकी एज को लेकर के बहुत सारे रुकावटें लाता है। पहले जो पेशेंट किसी भी एज में जाकर के आईवीएफ कराते थे, आईयूआई कराते थे, सरोगेसी लेते थे, अब वो नहीं ले सकते। और जो लोग सरोगेसी सिर्फ पैसे के लिए करते थे या फिर अपनी बॉडी को नुकसान ना पहुंचाते हुए किसी और फीमेल की बॉडी यूज करके सरोगेसी करते थे, उन लोगों के लिए भी एआरटी एक्ट में बहुत सारे चेंजेस हैं। तो शुरू करते हैं इस एआरटी एक्ट के साथ कि क्या-क्या अलग-अलग एक्ट्स हैं। जैसे कि लेवल 1 है एआरटी एक्ट का जिसमें आप आईयूआई करते हो, लेवल 2 है जिसमें आप आईवीएफ करते हो, सरोगेसी के लिए अलग अलग लाइसेंस है। एआरटी बैंक, पहले एआरटी बैंक्स नहीं होते थे, जनरली खुद ही एक लैब एज एन एआरटी बैंक टैग करता था। अब वो नहीं है। और लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि बहुत सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चंस हैं वो क्या है, हम उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नीचे आप देख रहे होंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं अपना नंबर दे दूंगा। आपको कोई भी सवाल के जवाब चाहिए अगर, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एआरटी लेवल 2 की, तो रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 2 लाख रुपीज है, इंडियन रुपीज। 5 साल का आपका रजिस्ट्रेशन होता है। मिनिमम आप स्टाफ रिक्वायरमेंट्स देखें तो एक गायनेकोलॉजिस्ट की जरूरत है, एक एनेस्थीसिया की जरूरत है, एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट की जरूरत है और एक काउंसलर की जरूरत है। उसके अलावा डायरेक्टर और एंडोलॉजिस्ट जो है वो ऑप्शनल है। अगर आप रख सकते हो, रखना चाहते हो तो रख सकते हो, इट मैंडेटरी तो नहीं है। अगर क्वालिफिकेशन देखा जाए तो गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए ऑब्स गायनी में। मिनिमम 50 ओपीयूज किए होने चाहिए उन्होंने। 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए इनफर्टिलिटी में। एमडी और एफएनबी भी कर सकते हैं, एज एन ओपीयू कर सकते हैं। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है उनकी। और ये जो एक्सपीरियंस 3 साल का है वो एक सर्टिफाइड आईवीएफ लैब में ही होना चाहिए आपका, तब आप कर सकते हो। एनेस्थीसिया की बात करें तो पीजी इन एनेस्थीसिया होना चाहिए। एम्ब्रियोलॉजिस्ट की बात करें तो ये बहुत सारे अलग कैटेगरीज हैं। जैसे आपने अगर मास्टर्स किया है क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी में तो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एक सर्टिफाइड एम्ब्रियोलॉजी लैब में। आप अगर पीएचडी होल्डर हैं तो पहली बात तो आपका जो थीसिस है वो रिलेटेड होना चाहिए क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी के साथ, और आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप बात करें एमबीबीएस और एमवी बीवीएससी का, तो उसमें मास्टर्स करना पड़ेगा 2 साल का, और 2 साल का एडिशनल एक्सपीरियंस आपको चाहिए। लाइफ साइंसेस की बात करें यानी कि एमएससी इन बायोटेक एंड लाइफ साइंसेस की, तो 1 साल का आपको सर्टिफिकेट ट्रेनिंग प्रोग्राम करना पड़ता है। उसके बाद 4 साल का एडिशनल आपको एक्सपीरियंस चाहिए किसी रजिस्टर्ड आईवीएफ लैब में, तब आप एज एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट काम कर सकते हो। काउंसलर की बात करें तो काउंसलर साइकोलॉजिस्ट या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होनी चाहिए, या नर्सिंग या लाइफ साइंसेस का कोई भी मास्टर्स डिग्री होल्डर एज अ काउंसलर एक्ट कर सकता है। डायरेक्टर की बात करें तो अगेन इट इज नॉट मैंडेटरी, बट देन इफ यू वांट पीजी डिग्री इन मेडिकल साइंसेस और लाइफ साइंसेस या मैनेजमेंट साइंसेस, इनमें कोई हो सकता है। एंडोलॉजिस्ट की बात करें तो एमसीएच डीएनबी इन यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी में भी अगर किसी ने किया है, एफएनबी किया है, एमडी किया है, वो कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट ये है कि आपने 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पीसा टीसा माइक्रो टीसा ये सब करने का एक सर्टिफाइड लैब में, तब जाके आपको ये जो हैंडलिंग का 2 साल एक्सपीरियंस है तो आप एज अ यूरोलॉजिस्ट एक्ट कर सकते हैं, या फिर सॉरी एंडोलॉजिस्ट एक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इक्विपमेंट की बात करें तो यू नीड अ माइक्रोस्कोप। देयर आर डिफरेंट सेट्स ऑफ माइक्रोस्कोप दैट यू नीड। स्टीरियो माइक्रोस्कोप चाहिए आपको, इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप चाहिए आपको, है ना।
ये सारे माइक्रोस्कोप्स होते हैं। इंक्यूबेटर की बात करें तो 2 इंक्यूबेटर की ज़रूरत है। हाँ, हालाँकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि आपको कौन से इंक्यूबेटर माइक्रोस्कोप चाहिए। तो माइक्रोस्कोप व्हेन दे से एक माइक्रोस्कोप इज़ इनफ टू शो द एस्टैब्लिशमेंट। क्या-क्या ज़रूरत है आपको लैब को जो सर्टिफिकेट ले है उसको लेने के लिए। माइक्रोस्कोप चाहिए, इंक्यूबेटर चाहिए 2। आप एक बॉक्स और एक बेंचटॉप इंक्यूबेटर ले सकते हो। लैमिनार एयर फ्लो स्पर्म काउंटिंग चेंबर, सेंट्रीफ्यूज मशीन, रेफ्रिजरेटर एंड इक्विपमेंट फॉर क्रायो प्रिजर्वेशन। अगेन इसमें भी बहुत सारे सीरीज आ जाती हैं, जैसे आपको स्टोरेज के लिए अलग चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग चाहिए, आपको रीफिलर एक अलग चाहिए होता है, ग्लव्स चाहिए होते हैं, ओवम पिकअप पंप चाहिए, यूएसजी मशीन चाहिए, टीवीएस चाहिए उसमें, टेस्ट अगर देखें तो टेस्ट ट्यूब वार्मर चाहिए, एनेस्थेसिया ट्रॉली चाहिए। ये सारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो आपको सर्टिफिकेट पाने के लिए लेना पड़ता है। नो मेंशन अबाउट शेप एंड साइज, अगेन आईसीएमआर गाइडलाइंस में है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो आप आईसीएमआर गाइडलाइन फॉलो करके बना सकते हो। नेक्स्ट अगर देखें डूज क्या करना चाहिए, तो आप ओपीडी कर सकते हो, फॉलिकुलोमेट्री कर सकते हो, आप आईयूआई भी कर सकते हो, आईवीएफ इक्सी बायोप्सी भी कर सकते हो। सी लेवल 1 आईयूआई करता है, लेकिन लेवल 2 जो है आईयूआई प्लस आईवीएफ कर सकता है, यानी कि वो दोनों काम कर सकता है। ठीक है, तो आप आईयूआई और आईवीएफ दोनों कर सकते हो। आप पीसा टीसा भी करवा सकते हो। राइट, डोनर और डोनर का अगर आईवीएफ और आईयूआई हो रहा है तो आपको अगेन सर्टिफिकेट्स लेने पड़ते हैं। आपको डोनर्स बैंक से ही लेना पड़ेगा, डोनर एग या डोनर स्पर्म। उसके बाद डोनर जो oocyte है उसके लिए स्पेशली एक चीज है कि आप जो एग्स निकालते हो वो कम से कम 7 निकालो, या फिर फॉलिकल्स बहुत ज्यादा बन जाते हैं, आप सारे फॉलिकल निकालो, लेकिन जो आप यूज करोगे वो सिर्फ 7 oocytes है। सिर्फ 7 ही oocytes यूज कर सकते हो, बाकी को आप फ्रीज करके रख दो। तो oocyte मे बी फ्रोजन फॉर फ्यूचर यूज फॉर दैट इंटेंडिंग कपल, यानी कि उसी कपल के लिए आप फ्यूचर में अगर मान लीजिए उसको दोबारा प्रेगनेंसी चाहिए तो आप सेम oocyte को फ्रीज करके रख दो, उसी को दे सकते हो, किसी और को नहीं। और स्पर्म की अगर बात करें तो स्पर्म में भी सेम ही है। स्पर्म में भी सी स्पर्म की बात करें, स्पर्म भी है, वो एक डोनर जो है वो एक ही कपल को दे सकता है, वो बार बार निकाल करके दे सकता है, इसलिए फ्रीज करने की बार बार जरूरत नहीं है। आप नेक्स्ट टाइम 1 साल 2 साल बाद वापस चाहिए तो आप सेम डोनर को बुला करके उसका वापस से सीमन लेकर के फ्रीज कर सकते हो। क्रायो प्रिजर्वेशन फैसिलिटीज की अगर बात करें तो डोनर oocyte फ्रीजिंग आप कर सकते हो, हस्बैंड सीमन फ्रीजिंग कर सकते हो, सीमन का फ्रीज कर सकते हो, oocyte वाइफ के oocyte फ्रीज कर सकते हो बैकअप के लिए, सोशल एग एंड स्पर्म फ्रीजिंग भी कर सकते हो आप लोग। माइनर एंड अडल्ट के लिए टेस्टिकुलर एंड ओवेरियन टिश्यू अगर फ्रीज करना है वो भी फ्रीज कर सकते हो। लेट अस से मेलिग्नेंसी, कैंसर है, कैंसर पेशेंट का आप फ्रीज कर सकते हो, या कोई और बीमारी भी है, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे दिया है कि दूसरी भी बीमारी है जो आपको लगता है कि इन फ्यूचर इसकी वजह से इसके स्पर्म खराब हो जाएंगे या इनफर्टाइल हो जाएगा, या कोई सर्जरी है जिसकी वजह से ये इनफर्टाइल हो जाएंगे, तो आप पहले से ही ये सारी चीजें फ्रीज करके रख सकते हो। डोंट्स में क्या है, तो एआरटी लेवल जो है वो डोनर स्पर्म क्रायो प्रिजर्वेशन, डोनर बैंक के जैसा, इन शॉर्ट डोनर बैंक के जैसा एक्ट नहीं कर सकता और सरोगेसी भी नहीं कर सकता। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो अगर आपको सिर्फ AR2 लेवल 2 का लाइसेंस है, यानी कि आप आईयूआई कर सकते हो और आईवीएफ दो चीजें कर सकते हो, आप डोनर बैंक नहीं बन सकते और सरोगेसी भी नहीं बन सकते, आपको अलग लाइसेंस चाहिए उसके लिए। अगर आप बात करें कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो आईयूआई में हमने बात किया था, ये सेम ही है। आप वेबसाइट चेकआउट कर सकते हो दूसरे जितने भी कंसेंट फॉर्म है उन सब के लिए, और आरटीआई फॉलो कर सकते, फाइल कर सकते हो अगर कोई क्वेश्चन चाहिए आपको। मेंटेनेंस की बात करें क्या मेंटेन करना चाहिए, तो कंसेंट फॉर्म है, ओके, कपल सिग्नेचर्स के लिए फर्स्ट कंसेंट फॉर्म है जो फॉर्म नंबर 6 है, फिर फॉर्म नंबर 7 चाहिए आईयूआई करना है तो हस्बैंड फॉर्म के साथ, आई फॉर्म नंबर 8 चाहिए अगर आप आईवीएफ आईवी इक्सी और आईयूआई वगैरह कुछ करना चाहते हो डोनर सीमेन के साथ, और फ्रीजिंग अगर करना है एम्ब्रियो का फॉर्म नंबर 9, फॉर्म नंबर 10, कोई कैंसर पेशेंट है, कोई चाइल्ड है, उसका स्पर्म फ्रीजिंग करना है, गैमेट फ्रीजिंग करनी है, oocyte फ्रीजिंग करनी है, फॉर्म 11 लगता है। oocyte रिट्रीव करना है अगर आपको तो 12, कंसेंट नंबर 12 लगेगा। कंसेंट फॉर डोनर oocyte उसके लिए फॉर्म नंबर 13 लगेगा।